अरे नमस्कार साथियों। तो हम मूल अधिकार फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए शिक्षा और संस्कृति संबंधी जो मूल अधिकार है 29-30 उसके आगे भी जो है वो देखने वाले हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का जो कि 29 और 30 के तहत दिया गया है। तो हमारे इसमें पता ही है कि 6 प्रकार के, मूलतः 7 थे लेकिन अभी 6 प्रकार के हैं, जिसमें से एक शिक्षा और संस्कृति का भी दिया गया है। इसमें आर्टिकल जो 29 है ये बेसिकली अल्पसंख्यकों की बात करता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, यानी कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का मतलब कि भाई अल्पसंख्यकों को जो है वो उसके अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यकों को जो है उसके तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। तो क्या है कि इसमें 2 प्रावधान है। पहला प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी जो विशेष संस्कृति है, भाषा है या लिपि जो है, इनके संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। इनके जो अल्पसंख्यक है उनकी जो कोई भी विशेष भाषा है, उनकी किसी प्रकार की विशेष लिपि है और उनकी संस्कृति, जैसे कि अपन देखते हैं कि सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, यहाँ पे ट्राइबल्स है, तो उनकी कुछ विशेष संस्कृति है, उनकी बोली है, लिपि है, भाषा है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है वो ये अधिकार प्रदान किया गया है कि भाई आप इनका संरक्षण कर सकते हो, आपको इस चीज का अधिकार दिया गया है, राइट दिया गया है कि भाई अल्पसंख्यक जो है वो अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि, इनका संरक्षण करें, इनको अपने हिसाब से जो है वो डेवलप करें, इनका विकास करें और इनको जो है वो अपने हिसाब से ही जो है वो रीति रिवाजों का उसमें गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर ना करें। इस प्रकार से जो है वो अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा इसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं, वो है धार्मिक और भाषाई। इनको केवल अल्पसंख्यक केवल धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर, केवल धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर जो राज्य द्वारा पोषित संस्थान है, जो राज्य निधि से जो है वो प्राप्त कर रही है, उन संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में जो है वो प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रवेश से वंचित नहीं। कैसी संस्थान है? शिक्षण संस्थान है जो राज्य निधि से पोषित है, जो राज्य निधि यानी सहायता प्राप्त करें, सरकारी संस्थान। अल्पसंख्यक इनको इस आधार पर जो है वो नहीं मना किया जाएगा कि भाई तुम धर्म अलग है, मूलवंश अलग है, जाति अलग है या भाषा अलग है, तो इस आधार पर जो है वो प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक जो सरकारी स्कूल है, मेनली जो अपन जो एक शब्द में कहें तो गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें जो है वो इनको प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर बात ये आती है कि तो क्या भाई केवल अल्पसंख्यक ही शामिल है 29? सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भाई नहीं, इसमें केवल अल्पसंख्यक शामिल नहीं है। इसमें अल्पसंख्यक प्लस बहुसंख्यक दोनों ही जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि बहुसंख्यकों को भी अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को जो है वो बचाने का अधिकार है। अपनी भाषा को बचाने के लिए
उन्हें आंदोलन करना पड़े तो उनका भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकार है कि भाई आप जो है वो अपनी भाषा को बचाने के लिए जो अगर आंदोलन करना पड़ रहा है तो आप आंदोलन कर सकते हो, उसका कोई जो है वो इश्यू नहीं है, आंदोलन कर सकते हो, लेकिन वो एक मर्यादा में रहते हुए, जो इनके ऊपर लिमिटेशन उनको फॉलो करते हुए करना होगा। फिर अल्पसंख्यकों से तात्पर्य जो है वो धार्मिक और भाषाई है, यानी कि इसमें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है वो संरक्षण प्रदान किया गया है। इस प्रकार से जो है अपन देखते हैं जो 29 जो है वो व्यक्तियों के लिए है, व्यक्तिगत है, मतलब व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। इसे समझते एक केस भी है चंपकम दोरम राजनवाद, ये काफी फेमस केस है जो 1951 में हो जाता है। उस समय सीजीआई अपने पहले सीजीआई एचजे कहानियां। तो होता क्या है कि दरअसल जो मद्रास गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जो है वो एक जीओ लाया गया था, गवर्नमेंट जो कॉम्युनल लाया गया था, उसके तहत जो विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटीज थी, उसमें जो प्रवेश था, विश्वविद्यालय में जो प्रवेश था वो जाति के और धर्म के आधार पर आरक्षण के बेस पर था कि वे ब्राह्मणों को 16%, नॉन ब्राह्मण हिंदुओं को 44%, ईसाइयों को 22% या 11%, इस प्रकार से जो है वो अलग अलग तरीके से दिया गया था। चंपकम दोनों जो है वो एक ब्राह्मण महिला होती है, वो जाते हैं कि भाई इसके तहत जो है तो आर्टिकल 15(1) और एक 29 का जो है वो अवोल्यूशन हो रहा है 29(2) का, कि भाई जो है वो राज्य द्वारा जो सरकारी संस्थान है संचित के। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, ये सही है कि भाई इससे जो है वो दोनों का ही जो है वो उल्लंघन हो रहा है, इस आधार पर जो है वो आप नहीं कर सकते हो, इस आधार पर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इस चीज को जो है वो संवैधानिक करार दिया और इसी का ही परिणाम निकलता है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है और उसके तहत 15(4) जोड़ दिया जाता है, जिसमें SC ST के लिए जो है वो विशेष प्रावधान किए गए हैं, OBC SC ST के लिए। इस प्रकार से आर्टिकल 29 होता है, जिसमें अल्पसंख्यक ही नहीं है, केवल बहुसंख्यक भी है। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखना, देखिए हालांकि हेडिंग जो है वो केवल अल्पसंख्यक नाम से है कि भाई अल्पसंख्यकों को है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भाई बहुसंख्यकों को भी जो है वो अपना अधिकार है, संस्कृति का, शिक्षा का, सभी प्रकार का जो है वो बराबर दिया गया। अपन देखते हैं आर्टिकल 30, जहाँ आर्टिकल 29 व्यक्तिगत होता है, वही आर्टिकल 30 जो है वो संस्थागत है। संस्थागत किस प्रकार से, क्योंकि ये कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने से संबंधित है, यानी कि जो माइनॉरिटीज है इसमें दो प्रावधान है। माइनॉरिटीज जो है वो उनको, पहला प्रावधान तो कहता है कि रुचि की, माइनॉरिटीज है उनको उनकी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है कि भाई आप जो है वो अपने अनुसार किसी भी प्रकार की जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना कीजिए और उनका प्रशासन कीजिए। जैसे कि ईसाई जो है वो उनमें सेंट जेवियर नाम से स्कूल चलते हैं, हिंदुओं में हिंदू धर्म से संबंधित नाम चलते हैं, और जो AMU हो गया, इस प्रकार से जो है वो आप अपने रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना कीजिए, उनका प्रशासन भी आप कर सकते हो। तो ये 30(1) में जो है वो प्रावधान किया गया है। फिर इसमें एक और ओब्लिक जोड़ा गया, 1A, जो कि 44वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और ये 44वां संविधान संशोधन से जोड़कर कहा गया था कि जो संपत्तियों का अर्जन हो रहा है, सरकार जो है वो संपत्तियों का अर्जन करती है, और यदि इन अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों का अधिग्रहण कर लेती है तो उसके लिए इन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि अभी जो किसी प्राइवेट संस्थान का या किसी व्यक्ति की संस्थान का या किसी भी चीज का जो है वो अधिग्रहण किया जाता है तो उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो क्षतिपूर्ति दे, नहीं भी दे, 1 रुपया दे, 1 करोड़ दे, 1 लाख दे, कितना भी जो है वो दे सकती है। लेकिन इनका जो है वो अगर अधिग्रहण किया जा रहा है तो उन्हें क्षतिपूर्ति जो है वो देनी पड़ेगी।
ये बाध्यता जो है वो 44 से जोड़ दी गई 1970 एक्ट के तहत। फिर आर्टिकल 32 इसी का जो है वो दूसरा क्लोज है। दूसरा क्लोज कहता है कि जो सरकार जो सहायता प्रदान करती है, आर्थिक सहायता जो प्रदान करती है, इसमें इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इनके साथ अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर आप किसी को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है गवर्नमेंट, तो यूँ नहीं देखेगी कि ये अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटी की है, या ये गवर्नमेंट की है, या ये प्राइवेट यूज की है। तो कहते हैं अगर आप सभी को जो है वो समान रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करोगे, इनके साथ इस आधार पर जो है वो भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा कि ये अल्पसंख्यक है, ये नॉर्मल है, या ये बहुसंख्यक है, तो ये नहीं हो सकता है। इस प्रकार से आर्टिकल 30 के तहत जो है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किया गया। इसमें सबसे एक चर्चित केस है जो कि केरल शिक्षा विधेयक नाम से है। होता क्या है कि केरल में एक शिक्षा विधेयक बिल लाया जाता है। पहले बिल लाया जाता है, आपको पता है कि भाई बिल लाया जाता है संसद में, उसमें चर्चा होती है, दोनों सदनों से पास होता है। पास होने के पश्चात जो है वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, और सिग्नेचर करने के बाद जो है वो कानून बनता है। तो केरल शिक्षा विधेयक बाद है, केरल शिक्षा विधेयक, केरल शिक्षा विधेयक है 1957 का। इसमें बिल लाया जाता है केरल गवर्नमेंट के द्वारा, और कुछ ऐसे प्रावधान शामिल कर दिए जाते हैं। कुछ क्या मतलब, काफी सारे जो है वो प्रावधान इसमें शामिल कर दिए जाते हैं। हाँ, तो कुछ ऐसे प्रावधान शामिल कर दिए जाते हैं कि माइनॉरिटीज जो है वो आ जाती हैं इसके विरोध में। होता क्या है कि इसमें बेसिकली 3 प्रावधान जोड़े गए थे। मतलब बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, लेकिन 3 प्रावधानों की चर्चा ज्यादा होती है। इस समय जो सीबीआई थे, SR दास यानी कि सुदर्शन दास रेड्डी थे। पहला तो इन्होंने कह दिया था कि सभी प्राइवेट स्कूल इंक्लूडिंग अल्पसंख्यक, यानी कि जो अल्पसंख्यक संस्थान है, उनको भी सरकार के नियंत्रण में लिया जाना चाहिए। सरकार उन पर नियंत्रण करेगी, सरकार ही जो है वो डिसाइड करेगी कि किस प्रकार से साफ सफाई हो, किस प्रकार से जो है वो शिक्षक हो, उसके स्टाफ हो, उसका जो है वो पाठ्यक्रम हो, सिलेबस हो, ये सब सरकार करेगी। फिर इसमें एक को दूसरा जो प्रावधान था जो चर्चा में रहा और जिसका विरोध होता है, वो था कि जो यहाँ पर टीचर हैं, शिक्षक जो है, इनकी नियुक्ति, शिक्षकों की नियुक्ति और वेतन ये सरकार तय करे। इन शिक्षकों की क्या नियुक्ति होगी, किस प्रकार से होगी, कौन होगा, इनका वेतन क्या होगा, वो सब सरकार डिसाइड करेगी। तीसरा प्रावधान किया गया था पहला तो कि प्राइवेट स्कूल जो होंगे वो सभी के सभी इसके अंदर में आएंगे, और जो दूसरा होगा कि जो शिक्षक होंगे उनकी जो है वो नियुक्ति और वेतन जो है वो सरकार द्वारा किया जाएगा। तीसरा होता है कि जब 30 के तहत, आर्टिकल 30 के तहत ही जो है वो दूसरा क्लोज मैंने देखा था कि जो आर्थिक अनुदान दिया जाता है, तो उसके लिए शर्तें रख दी गई। आर्थिक अनुदान के लिए जो है वो कुछ शर्तें निर्धारित कर दी गई कि भाई आप इन शर्तों को फुलफिल करते हो तो ही आपको अनुदान मिलेगा, अदरवाइज जो है वो अनुदान नहीं दिया जाएगा। इन 3 बातों का ज्यादा विरोध होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं।
कि भाई सीधा सीधा ये तो अबोलिशन है 30-2 का, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। तो राष्ट्रपति को पावर दी गई है 143 के तहत कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। तो राष्ट्रपति जाते हैं, जिस हिसाब से जो है वो उनसे परामर्श ली जाती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ये जो किया जा रहा है बिल, ये सही है या गलत। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह दी जाती है, डिसीजन दिया जाता है कि नहीं, आप जो है वो केवल रेगुलेशंस बना सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि आप नियम विनियम बना सकते हो उनके के लिए, किस प्रकार से इन्हें चलाया जाए, किस प्रकार से विनियमित किया जाए। और आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अगर आप कंट्रोल करोगे तो उनका जो वो आपने जो दिया गया है संविधान में जो प्रावधान है, संविधान में जो प्रावधान है कि भाई ये अपने रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, कि जो है वो प्रशासन कर सकते हैं, तो वो तो कहीं से भी नहीं रहा। तो फिर जो है वो केवल रूल्स एंड रेगुलेशन का दिया जाता है और इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है कि बनना है, ये नहीं हो सकता है। यानी कि अब वो जो है वो अल्पसंख्यक संस्थानों को फुल छूट दी गई है कि आप अपने हिसाब से जो है वो इनका प्रशासन भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर अपन देखेंगे आर्टिकल 29 और 30 में अंतर अगर डिफरेंस देखा जाए, तो जहाँ 29 केवल व्यक्तिगत है, वहीं 30 संस्थागत है, शिक्षण संस्थानों की बात करता है, संस्थागत अधिकार देता है। 29 में जहाँ भेदभाव का जो उल्लंघन, जहाँ पे भेदभाव के लिए मना किया गया वो है प्रवेश से संबंधित, जबकि इसमें है आर्थिक अनुदान देने से संबंधित है कि भाई आर्थिक अनुदान दिया जाएगा, वहां पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो संस्थान होती है वो कितने प्रकार की, तो अगर बात करें कि संस्थान जो होती है, जो संस्थान होती है वो 3 प्रकार की होती है। संस्थान जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो जो मान्यता ले और सहायता, ये दोनों ही लेती है सरकार से। एक ऐसी संस्थान जो मान्यता भी लेती है और सहायता भी लेती है। दूसरे नंबर पर आती है जो केवल मान्यता ले, सहायता नहीं ले। तीसरी आती है कि दोनों ही ना ले, मान्यता भी ना ले और सहायता भी ना ले सरकार से। ऐसी संस्थान ये तीसरे नंबर की जो है ये तो स्वतंत्र ले सकती है, लेकिन जो मान्यता या सहायता ये दोनों ही लेती है, इनमें जो है वो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, सरकार रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। सरकार कह सकती है भाई कि इस प्रकार का स्टाफ रखो, इस प्रकार से जो है वो सिलेबस रखो। तो ये जो है वो संस्थानों के संबंध में प्रावधान किया गया। अब अपन देखते हैं आर्टिकल 31, जिसमें कि संपत्ति का अधिकार जो है उसका वर्तमान